नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 58, जिसका शीर्षक है दंड आलेख। तो आज हम जो है दंड आलेख क्या होता है ना, उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वर्ष जो है अर्धवार्षिक परीक्षा भी इसी N-1 सामग्री पर आधारित होने वाली है। इसलिए यदि आपको अन्य विषयों वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, जहां से आप जो है उन्हें देख सकते हैं और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, दंड आलेख जो है के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं कि इसका हम उपयोग कैसे करते हैं। देखिए, हमने जो भी सूचनाएं प्राप्त की हैं, है ना, उनको एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में हमने पहले से व्यवस्थित करना सीखा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जब उन सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को, आंकड़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर इन सूचनाओं को हम दंड आलेख के द्वारा निरूपित करते हैं, है ना, दंड आलेख बनाते हैं। इससे क्या होता है कि वो आंकड़े देखने में सुंदर, आकर्षक और समझने में बहुत आसान होते हैं, है ना, जिनको देख करके ही हम तत्काल किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसलिए दंड आलेख का बहुत ही महत्व है। इनकी खास विशेषता ये होती है कि दंड आलेख जो है हमेशा समान चौड़ाई के होना चाहिए, है ना। कैसे होना चाहिए? समान चौड़ाई के। ऐसा नहीं है कि दंड आलेख एक छोटा हो गया, एक बड़ा कर दिया, एक पतला कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और इनके बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए, है ना, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि इन जो दंड आलेख में बात करते हैं, इनकी लंबाइयाँ कैसे निर्धारित करेंगे? इनकी लंबाइयाँ निर्धारित होती है बारंबारताओं के आधार पर और चुने गए स्केल के आधार पर। स्केल यानी पैमाना, है ना। अब पैमाना कैसा चुनेंगे? ये निर्भर करता है आंकड़ों की संख्या यानी आंकड़ों का विस्तार और हमारे पास में उपलब्ध जगह, इन दोनों पर डिपेंड करता है। और दोनों के आधार पर हम जो है पैमाना छोटा या बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक उदाहरण देख लेते हैं कि एक दंड आलेख में जहां संख्याओं को इकाइयों में दर्शाना है, आलेख एक प्रेक्षण के लिए एक इकाई लंबाई निरूपित करता है, और यदि उसे संख्याओं को दहाई या सैकड़ा में दर्शाना है तो एक इकाई लंबाई 10 या 100 प्रेक्षणों को निरूपित कर सकती है। अब एक उदाहरण लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ये आंकड़े हैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक को दर्शाते हैं। कुल अंक कितने में से हैं? 600 में से हैं। इन्हें एक आलेख के द्वारा निरूपित कीजिए। ये सारणी आपके सामने है, आप देख रहे हैं। इस सारणी के अंतर्गत अजय के 450 प्राप्त अंक हैं, बाली के 500 हैं, दीप्ति के 300 हैं, फयाज के 360 हैं, गीतिका के 400 और हरि के 540 है, ठीक है। अब इनको हमें क्या करना है कि दंड आलेख के रूप में निरूपित करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके लिए हम एक चुनेंगे स्केल। स्केल मीन्स क्या होगा? पैमाना। अब पैमाना यानी इन आंकड़ों को देख रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है, यानी सबसे वो जो आंकड़ा बड़ा है वह कितना है? 540 है। कितना है? 540 है। तो हमने क्या किया कि 100 के लिए हमने एक इकाई मान लिया पैमाना, कि एक इकाई बराबर 100 अंक, और इन्हें हम समान अक्ष पे क्या करेंगे, इसको अंकित करेंगे। दो अक्ष बनाए जाते हैं। पहला जो अक्ष होता है ना, क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली, ये कहलाता है एक्स अक्ष, ये वाला, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष कहलाता है। और एक होता है वर्टिकली यानी खड़ा, ये वाला, इसे बोलते हैं हम वाई अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वाई अक्ष पर दिखाए हैं प्राप्तांक और
एक्स अक्ष पर हमने दिखाए हैं विद्यार्थी। क्लियर। चलिए, अब ये नाम यहाँ लिखा है तब भी चलेगा, और अब चाहें तो यहाँ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अजय लिखा जा सकता है ना। तरीका दोनों सही है, गलत कुछ नहीं है। ठीक है। बस क्या होता है कि आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक अपना अपना आइडिया होता है, उस नियमों का पालन करते हुए इनको हम कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम अजय लिख सकते थे। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि इनको प्रदर्शित कैसे किया गया है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि आंकड़े हमको दिखना जरूरी है इस प्रकार से। ठीक है ना। देखिए, अब ये जो अजय है इसने 450 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है ना। तो ये जो हमने यहाँ पर y अक्ष पर जो अंक दर्शाए हैं, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये ध्यान रखना है। एक पैमाना मान करके उसे कंटिन्यू करना होता है। अब ये 450 हैं, यानी ये 500 और 400 के बीच में यहाँ पर। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको स्केल से इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया, और नीचे पॉइंट आउट करके, है ना, पॉइंट करके ये हमने इसको मिला दिया है, और ये आयताकार बनते हैं, है ना। इनकी चौड़ाई देखिए आप कि सारे जो दंड आलेख हैं इनकी चौड़ाई लगभग सब में समान है, और इनके बीच की दूरी भी समान है। अब इनके बीच की दूरी ये इधर आंकड़े हैं उस पर डिपेंड करता है, तो इसे कम या अधिक हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाली के प्राप्तांक है 500, तो हमने क्या किया, ये 500 ना, तो देखिए ये 500 के सामने यहाँ पर ये लाइन खींच दी, और इस प्रकार से हमने आलेख बना दिया। इसी प्रकार से 300 है, किसका है, दीप्ति का है, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई 300 तक है। ऐसा फयाज कितना है, 360 है, तो यहाँ आ गया इस प्रकार से। अब देख रहे हैं गीतिका कितने हैं, 400 हैं, ये 400 है, तो गीतिका के 400 सामने यहाँ से यहाँ तक हो गया है। और ये जो है पाँचवा, ये हरि का है 540 है ये, तो ये हमने ये 540 यानी यहाँ आ गया इस प्रकार से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है दंड आलेख बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे आपको दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो आपको संख्या दी गई है ना, ये नीचे दी गई है, कहाँ पर, ये। ठीक है ना। आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। अब देखिए भैया, मैंने भी क्या कहा था कि स्केल डिपेंड करता है कि आपको जो आंकड़े दिए गए हैं उनका विस्तार कितना है, दूसरा आपके पास जगह कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जगह तो बहुत ही कम है, न्यूनतम बहुत कम जगह है। हमने यहाँ फिर बनाने का प्रयास किया है, तो यहाँ पर हमने एक खंड बराबर माना है 40 विद्यार्थी। ये हमारा पैमाना है, स्केल है ना। इंग्लिश में स्केल कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं पैमाना। ठीक है। अब हमने एक खंड बराबर 40 मान लिया है, तो ये हमने y अक्ष पर जो कि ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकली है, इस पर दिखाया गया है ये 40, 80, 120 और 160। ऐसा जो पैमाना मानेंगे उसके गुणज के रूप में हम इन संख्याओं को y अक्ष पर निरूपित करेंगे। क्लियर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 135 आया तो हमने यहाँ 130 लिख दिया, 80 लिख दिया, 90 लिख दिया, ऐसा नहीं है ना। ऐसा गलत हो जाएगा, वो तरीका सही नहीं है। तरीका यह है कि जो हम पैमाना माने उस पैमाने का गुणज यहाँ पर लिखेंगे ऊर्ध्वाधर। ठीक है। नीचे आपके आगे कक्षाएं 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं ये लिखी है, ये 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं, है ना। क्योंकि जगह कम है तो काफ़ी कंजेस्टेड है, फिर भी हमने प्रयास किया है कि इसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। अब हमने बनाया है, देखिए अब ये 5वीं में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 135 है। तो अब देखिए 135 कहाँ जाएगा, ये 120 और 140। ठीक है ना। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, है ना, फिर 40 का अंतर आ रहा है, 35 चाहिए, तो ये इससे कम थोड़ा बनेगा, ये इस प्रकार से। तो यहाँ हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया और इस पॉइंट को नीचे इसी प्रकार से मिला दिया, ठीक। आपका बन गया ये आयत, ऐसा है ना। दंड आयताकार होते हैं, ठीक है ना, इसलिए आगे समझे ना। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर बनाना है, बनाना बहुत आसान है। अब यह छठी कक्षा में है 120, तो हम क्या करेंगे, 120 के सामने यहाँ देखेंगे स्केल रख करके, ये देखो, है ना।
तो हमने क्या किया, यहाँ 2 पॉइंट बना दिए। अब चौड़ाई कितनी लें, ये डिपेंड करता है कि आपके पास में इधर जगह कितनी उपलब्ध है और कितने हमको यहाँ पर आंकड़े प्रदर्शित करना होंगे, ठीक है ना। तो उसके आधार पर आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से 7वीं कक्षा है, इसमें 95 विद्यार्थी हैं। तो देखिए ये यहाँ पर हमने, ये होता है 100 से कम, ये 95 हमने यहाँ पर निर्धारित किया हुआ है। 8वीं में है 100 बच्चे हैं, तो ये देखिए ये 80 के बाद यहाँ बीच में निशान लगाया, ये 100 का है। तो इस प्रकार से ये है ना। और 9वीं में 90 बच्चे हैं, ये 80 के बाद में यहाँ 90 वाला ये कॉलम आ जाएगा। और 10th में 80 बच्चे हैं, तो आप देख रहे हैं कि 80 के बिल्कुल सामने ये लाइन खींची गई है। हमने पूरा प्रयास किया है जगह कम होते हुए भी कि आपको ये समझ में आ जाए कि दंड आलेख कैसे बनाए जाते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम मतलब बना सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सुंदर तरीके से आप उसको बना सकते हैं। अब ये जो हमने बनाया है, इसके आधार पर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न क्या है पहला, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो देखिए दंड आलेख देख के कह सकते हैं कि भैया अधिकतम तो इसमें है। कौन सी कक्षा है ये नीचे देख लो आप, 5वीं, हमने लिख दिया 5वीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब सबसे कम। अब देखो सबसे छोटा कहाँ पर आ रहा है, भी सबसे छोटा आ रहा है ये 10वीं वाला है ना ये। अब नीचे आंकड़े हमें देखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो दंड आलेख के द्वारा इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार की सूचनाओं को बहुत ही आसानी से देख करके हमारे निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब होता है दोहरा दंड आलेख। ये जब क्या हो गया, एकल हो गया। अब दोहरा, दोहरा मतलब एक ही आइटम पर 2 दंड आलेख बनने वाले हैं। कैसे, अभी देखते हैं ना। चलिए, तो दोहरा दंड आलेख क्या है कि एक ही दृष्टि में प्रेक्षणों के 2 समूह की तुलना करने में सहायक होता है। जैसे मान लिया है कि आपकी तिमाही परीक्षा हुई है और छमाही परीक्षा हुई है, तो दोनों में क्या प्रोग्रेस हुई ये देखने के लिए हम दोहरे दंड आलेख का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि गणित की अध्यापिका तिमाही परीक्षा के बाद पढ़ाई में अपनाई गई तकनीक का प्रभाव जानने के लिए 5 बच्चों द्वारा तिमाही परीक्षा मतलब 25 में से और छमाही परीक्षा 25 में से प्राप्त अंकों को लेती है, जो कि इस प्रकार है। तिमाही परीक्षा में आशीष ने प्राप्त किए थे 67 अंक 67, अरुण ने 72, कनिष्क ने 88, माया ने 81, रीता ने 73। इसी प्रकार से छमाही परीक्षा में आशीष ने 70 अंक प्राप्त किए हैं, अरुण ने 65, कनिष्क ने 95, माया ने 85 और रीता ने 75। अब इसे दंड आलेख के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। कैसे, देखिए ये दंड आलेख खींचा गया है। इसके लिए स्केल क्या माना है हमने, 1 इकाई बराबर 5 अंक है ना। ये इसको इकाई है ना, ये 5 अंक माना है। 5, 10, 15, 20, 25। मैंने बोला ना कि जो आप स्केल मानते हैं, पैमाना मानते हैं, उसका गुणज है ना, उसकी गुणज संख्याओं को आप इस पर y अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे। और किन के लिए हैं वो यहाँ आ जाएगा x अक्ष पर। यहाँ आ गए विद्यार्थियों के नाम आ गए हैं। अब देखिए ये जो बॉक्स है ना रंगहीन, जिसमें कलर नहीं है मतलब सफ़ेद है, ये तिमाही परीक्षा के लिए है, और जो रंगीन है यह है छमाही परीक्षा के लिए है। तो आप देख सकते हैं देखो कि किस बच्चे ने छमाही परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो हम देख सकते हैं कि देखो सभी बच्चों ने तिमाही परीक्षा की तुलना में छमाही परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा किया हुआ है, ठीक है ना, यानी उसमें सुधार हुआ है। अब नीचे जो है इसके इस प्रकार से हम जो है किसी भी चीज़ को देख के पता लगा सकते हैं कि कितना सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। चलो आगे हम और उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल द्वारा एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसी प्रकार से जैसा भी पिछला हमने देखा था, यहाँ पर अंग्रेजी विषय है। इसमें प्रथम सत्र में जो है 67 अंक प्राप्त हुए हैं और द्वितीय सत्र में 70 अंक प्राप्त हुए हैं, है ना। अब देख रहे हैं सारणीपुरी। अब इसको देख करके हमें क्या करना है कि ये बनाना है, देखिए दंड आलेख।
ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रेड कलर का है, ये जो ना रेड हमने बनाया हुआ है, ये वाला है ना, ये वाला है प्रथम सत्र के लिए, और ये जो ब्लैक वाला है ना, ये ब्लैक से बना हुआ है, वो आपको शायद है ना, ये वाला ये ब्लैक से बना हुआ है, तो ये है द्वितीय सत्र के लिए, ठीक है ना। यानी पहला जो है ये रेड वाला, ये इस प्रकार से, तो ये किस में है, प्रथम सत्र के लिए है, और ये है द्वितीय सत्र के लिए। चलो इसको अपन थोड़ा सा ये कर देते हैं, आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ये वाला ये द्वितीय सत्र के लिए है ना, ये वाला जो बाद बनाया गया है ये द्वितीय सत्र के लिए है, ठीक है ना, ये वाला क्लियर। और जो पहला वाला है वो प्रथम सत्र के लिए बनाया गया है इस प्रकार से। तो देखिए इसको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि किस विषय में सुधार हुआ है और किस में सुधार नहीं हुआ है। तो देखिए हम इसमें देख रहे हैं कि भाई गणित विषय में सुधार हुआ है, लेकिन हिंदी विषय में द्वितीय सत्र में सुधार नहीं हुआ है, इसमें प्रदर्शन कमज़ोर हो गया है और कम हो गया है। बाकी सभी विषय में सुधार तो हुआ है थोड़ा थोड़ा, है ना, लेकिन हिंदी में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। इस प्रकार से देख करके हम किसी निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके आधार पर जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, देखिए कि किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है, किसमें क्या है, गणित में क्या है, जैसा अभी हमने देखा है। किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ है, सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम हुआ है। क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, जी हाँ, हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा हुआ है। देखिए ये हिंदी में क्या हो गया है, एकदम कम हो गया, ये बाद वाला है ना। और सामाजिक विज्ञान में प्रदर्शन का न्यूनतम स्तर रहा है। इस प्रकार से हम इसको देख करके सीख सकते हैं। चलिए अब कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 59, गणित की वैकल्पिक विधियाँ, है ना। वैकल्पिक विधि मतलब होता है कि जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करते हैं तो वहाँ पर किसी प्रश्न को द्रुत गति से स्पीडली हल कर लेना, और उसके अलग अलग बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, मेथड्स होती हैं। तो उनमें से कुछ मेथड हम यहाँ लेकर आए हैं, वह है गुणा करने की एक न्यूनन पूर्वेण विधि। अब देखिए कुछ ये विधियाँ होती हैं तो इनकी कुछ लिमिट्स भी होती है, ऐसा नहीं है कि हर जगह इसको हम लागू कर सकते हैं, कुछ लिमिट होती है, लेकिन उन लिमिट को ध्यान रखते हुए कुछ हद तक इस टाइप के प्रश्नों को हम आसानी से बिल्कुल द्रुत गति के द्वारा हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है एक न्यूनन पूर्वेण विधि। यह विधि वही काम आती है जब हमें 9 से बनी किसी संख्या से गुणा करना होता है, जैसे 99, 999, 9999, 99999, इस टाइप की संख्याओं से जब किसी अन्य संख्या गुणा करना होता है तो ये विधि बहुत काम की है और चंद सेकंड में हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 54 गुणित 99, है ना। अब साधारणतः हम क्या करते हैं, गुणा यदि करना होगा तो साधारणतः हम करते हैं कि 54 में इस प्रकार से हम 99 का गुणा करेंगे। अब चूंकि हमें 99 पढ़ा आता नहीं है तो पहले इसमें होगा जो इकाई अंक है ना, इकाई स्थान पर जो अंक है 9 उसका गुणा करेंगे, फिर नीचे दहाई के स्थान पर जो अंक है उसका गुणा करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, तब उत्तर हमारा आएगा। उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन यदि इसी को हम इससे करेंगे एक न्यूनन पूर्वेण विधि से तो एक लाइन में कर लेंगे पहली बात, मतलब और कुछ सेकंड में इसको हल कर लेंगे। कैसे, देखिए इसको करना बहुत आसान है, इसका नाम है एक न्यूनन। न्यून का मतलब होता है कम, कितना कम, एक, किससे, पूर्वेण मतलब जो पहले संख्या लिखी है उससे एक कम करना है। तो यहाँ 54 में हमें गुणा करना है किसका, 99 का, तो भैया 54 से एक कम कितना होगा, 53। अब 53 को यहाँ लिख दो और इस 53 को 99 में से माइनस कर दो, तो घटाना आसान रहता है। 99 से हमने 53 माइनस कर दिया, कितना हो जाए 6, और 9 में से 5 घटाया तो 4, तो यहाँ पर लिख दिया 46, बस हो गया गुणनफल कितना, 5346, ये उत्तर आ गया ना। मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन इस विधि से अभी आप गुणा करेंगे, है ना, जैसे अभी आप मैंने बताया था, है ना, कौन सा, कि 54 में हम जो है
ये इस प्रकार से 99 गुणा करेंगे तो इसमें समय अधिक लगता है। ठीक है, तो इसको आसानी से हम कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए और आगे देखते हैं उदाहरण। अब देखिए, यदि एक न्यूनेन पूर्वेण विधि, अब यदि अंक बराबर होते हैं, जैसे अभी आपको उदाहरण बताया है, तो वहाँ पर करना अलग होता है, यहाँ पर करना अलग होता है। कैसे? 13 में 9 गुणा करना है, यूँ तो आपको याद है, 13 9 117 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा प्रश्न है। लेकिन कैसे करेंगे? तो देखिए, इसका उपयोग एक न्यूनेन, न्यून का मतलब होता है कम, पूर्वेण मतलब पहली वाली संख्या, तो 13 में से हमने एक कम किया, कितना आ गया? 12। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर 9 एक बार आया हुआ है, इसलिए क्या करेंगे कि इस 12 को नीचे एक बार खंडों में लिख करके इस प्रकार से और माइनस कर देंगे। तो 7 में है ना, 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 12 में घटाएंगे 11, यानी उत्तर में कितना हो गया? 117 आ गया। मतलब 13 का एक न्यून होता है, न्यून मतलब कम होता है, कितना? 12, वो लिख देंगे बाईं ओर, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और दाईं ओर 9 को ऐसा लिख देंगे। ठीक है, फिर जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? 12 प्राप्त हुआ है, उसे 129 में से हम माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 117। ठीक है, लेकिन यदि कंडीशन बराबर होती, कैसे? ये गुण्य और ये गुणक, इसमें दोनों अंक होते हैं, दो अंक, तो अलग होगी। कैसे? देखते हैं अगले सवाल में। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 57 में 2 अंक हैं, तो यहाँ पर भी 2 अंक है 99, तो यहाँ पर अलग विधि हो जाएगी, बहुत सरल है। 57 से कम 56, अब इस 56 को क्या करेंगे? 99 से हम घटा देंगे, इस प्रकार से कितना आएगा? 43, ये लिख दिया, बस दोनों को मिला के लिख दीजिए, नीचे उत्तर आ गया 5643, ये आ गया। तो जब बराबर संख्या हो ना, तब ये विधि बहुत ही काम की है ना, बहुत जल्दी हम इसको मतलब हल कर सकते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार से आ गया है, कैसे है? जैसे यहाँ पर आ गया है 48 × 9, तो यहाँ पर 48 में 2 अंक हैं, लेकिन यहाँ पर 9 एक ही अंक है, तो यहाँ पर फिर एक स्टेप बढ़ जाती है, बस ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? देखिए, 48 से एक कम कितना हो गया? 47, 9 के 9 उतार दिया आपने। अब ये 47 को नीचे हम क्या करेंगे? घटा देंगे, 4 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा, 9 में से 7 घटाते हैं 2, और 7 में से 4 घटाया 3, और 4 के 4, उत्तर आ गया 432, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला 999 गुणित 999, तो इधर संख्या कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, यह होना चाहिए 9 वाले, है ना, 9 अंकों से बनी संख्या। तो 999 में से एक कम, यानी 998 लिखा। अब इस 998 को इस 999 में से हम माइनस कर देंगे, इस प्रकार से, तो कितना बचेगा? 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 9 घटाया 0, 9 में 9 घटाया 0, ये आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों मिला ली तो ये आ गया उत्तर। क्लियर? इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न है 438 गुणित 99। अब यहां पर भी ध्यान रखना है कि जब ये दोनों अंक बराबर नहीं हो ना, तो घटाने की एक स्टेप आपको क्या करनी है? बढ़ानी पड़ेगी। जैसे यहां पर है एक कम लिखा, 438 का एक न्यून होता है 437, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 437, और 99 ऐसे से उतार लिया। क्लियर? अब इस 437 को हम क्या करेंगे कि यहाँ इसमें से घटा देंगे, इस प्रकार से। 9 में से 7 घटाया 2, 9 में से 3 घटाया 6, 7 में से 4 घटाया 3, 3 के 3, 4 के 4, ये आ गया 43,362, ये। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 60 आकलन 10। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्न आकृति में फलक जिसको एफ के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, किनारे ई और शीर्ष वी की संख्या बतानी है। यह आकृति है, ये घन है ना, और घन में 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं, है ना, एजेस। ठीक है ना? चलिए अगला, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा मैच में बनाए गए रन इस प्रकार से हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इन आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक
3 ज्ञात करना है, लेकिन देखो भैया संख्या जगह यहाँ पर बहुत कम दी गई है। अब संख्याओं कैसे लिखें? फिर भी हमने प्रयास किया है तीनों को यहाँ पर शॉर्ट लिखने में, क्योंकि जो जितनी आपको जगह दी गई है उसके अनुसार ही आपको प्रश्न हल करना है। और इसी प्रकार से आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें ऐसे रहेगा, ऊपर क्या रहेगा प्रश्न, और उसको हल करने के नीचे जगह दी जाएगी। तो भैया ध्यान रखना है जितनी जगह उपलब्ध है उसी के अनुसार हमारी पूरी जानकारी हमको देना है। ऐसा नहीं है कि आधा सवाल कर दिया और आधा हमको याद होते छोड़ दिया, नहीं, सवाल पूरा करना है, बीच में कुछ छोड़ने लायक चीज़ छोड़ दो, लेकिन सवाल के हर स्टेप जो जरूरी है वो उसमें आ जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 8वीं बोर्ड परीक्षा है और अभी अर्धवार्षिक में भी और वार्षिक में भी उत्तर सह प्रश्न पत्र मतलब पुस्तिका आएगी, मतलब 2 in 1 आएगी। प्रश्न वही रहेगा उसी में और नीचे जगह छोड़ दी जाएगी, उत्तर भी आपको उसी में लिखना है, अलग से आपको काफ़ी मिलने वाले नहीं है। तो आप गलती न करें लिखने में, एक बार गलत हो गया आगे आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना, कोई अलग से काफ़ी आपको मिलने वाली नहीं है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर माध्य निकाला। अब माध्य निकालने में क्या होता है कि जो आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं इनको जोड़ना होता है। अब चूंकि जगह नहीं है ताकि हम सूत्र लिखें, फिर मान रखें, फिर जोड़ें, फिर काटें, फिर उत्तर निकालें, कम से कम हमें 5 से 6 लाइनें चाहिए, ठीक है, एक ही सवाल करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए। नहीं है, अब नहीं है तो जो जगह उपलब्ध है उसी में गुजारा करना होगा और हमारा उत्तर लाना होगा। तो हमने क्या करा, इनको संख्या लिख दिया है और उनका जोड़ कर दिया है 429/11। अब 11 कहाँ से आया, इनको गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी इन आंकड़ों को हमने यहाँ लिखा और इनको गिन के नीचे लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपका माध्य, इसी को हम कहते हैं समांतर माध्य और इसी का नाम औसत भी होता है, ठीक है ना। तो 429 में 11 का हमने भाग लगा दिया, जो भागफल आ रहा है कितना, 39, ये हमारा आ गया माध्य 39। इस प्रकार से आपको भैया मेन चीज आपको दिखाना होगी, तभी आपको अंक मिलेंगे। अब माध्यिका और बहुलक निकालना है, तो दोनों में क्या करते हैं कि जो आंकड़े हमारे हैं उन आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में उनको हमें व्यवस्थित करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम यानी क्या होता है, घटता क्रम होता है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं 6 8 10, फिर 10 आया, 15 15 15 50 80 100 120, ये बढ़ते क्रम में हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर? अब क्या होता है, हमें निकालना है माध्यिका, इसके हमें 5 लाइन चाहिए भैया, नहीं है, क्या करेंगे, तो हमने डायरेक्ट उत्तर लिखा है। कैसे लिखा है, देखिए माध्यिका नियम क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है मध्य का पद, मध्य यानी बीच, बिटवीन, ठीक है ना। तो इनको हम गिनेंगे, पद कितने हैं, 11, चूंकि हम गिन चुके पहले से ही, आंकड़े वही हैं। तो 11 में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, कितना हो गया, 12, और 12 में क्या करेंगे, 2 का भाग लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा 6। तो यहां पर छठा पद है ना, गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा पद क्या आ गया है, 15। ये हमारा आ गया उत्तर माध्यिका 15। अब देखो मध्य में हुआ क्या, मध्य में होता है बीचों बीच, तो इसके इधर होना चाहिए 5 पद, देखो 1 2 3 4 5 है। अब इसके बाद भी 5 होना चाहिए ना, है क्या, देखिए 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। तो जब आंकड़ों की संख्या कैसी हो, विषम संख्या में हो, है ना, 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार से, तो एक जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, तो जो उत्तर आता है, जैसे अभी 6 आया है, तो छठा पद है ना, ध्यान रखना है, छठा पद यानी छठे क्रम की जो संख्या होगी वह होगी आपकी माध्यिका। क्या होगी, माध्यिका यानी मीडियन, ध्यान रखना है, उसका नाम ही है माध्यिका यानी मध्य का, बीच का, बिटवीन। ओके, चलिए अब बहुलक। अब बहुलक मतलब क्या होता है कि जो बहुत बार आता है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता सबसे अधिक हो, सीधी सी बात है ना, वही आपका हो जाएगा बहुलक यानी मोड, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहां पर 15 जो है 3 बार आया है, सबसे अधिक बार कौन आया है, 15 आया है, बस आपका उत्तर हो जाएगा 15। बहुलक क्या हो गया, 15, उसका नाम ही बहु ध्यान रखना है,
बहुत सारी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, है ना, बहुत सारी हो। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, ठीक है ना, कितनी बार आया है, जो सबसे अधिक बार आता है ना, वही आपका बहुलक है। बस ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। कक्षा 7 के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया है। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मनपसंद रंग है, लाल है, हरा है, नीला, पीला और नारंगी है। अब इन्हें पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। लाल को पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं कितने? 43। हरे रंग को पसंद करने वाले हैं 19, नीले रंग को 55, पीले रंग को 49 और नारंगी को 34। ठीक है। अब दंड आलेख की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अब चूंकि यहाँ दंड आलेख बनाना है, लेकिन भैया अब जगह उपलब्ध नहीं है ना, तो दंड आलेख हम कैसे बनाएंगे, फिर भी हम आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से इसको बना सकते हैं और फिर हमें उत्तर लिखना होगा। देखिए अब क्या करेंगे, कैसे बनाते हैं उसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में आराम से बना लें। 2 अक्ष खींचते हैं, ये पहला अक्ष क्षेत्रीय रूप से, ये कहलाता है एक्स अक्ष। फिर हम एक खींचेंगे खड़ा यानी ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं, ये होता है हमारा वाई अक्ष। क्या होगा? वाई अक्ष। अब मानेंगे पैमाना, कैसे, है ना, देखिए हम देख रहे हैं आंकड़े में सबसे ज़्यादा जो बड़ी संख्या क्या है वो 55 है ना। तो हम क्या करते हैं, अब जगह कम है तो हमने क्या करा, स्केल माना। स्केल मतलब पैमाना कि एक खंड बराबर, हमने खंड बना लिए 1 2 3 4 और 5। एक खंड बराबर हमने क्या करा, 10 मान लिया, है ना। तो यहाँ 0 होता है, तो ये 10, ये 20, 30, 40, 50 और ये 60। इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये सब हो गया। ये क्या होगा, आपके विद्यार्थियों की संख्या हो गई। इधर आपके क्या आ जाएंगे, रंग आ जाएंगे, कहाँ पर, एक अक्ष पर। अब जैसे लाल रंग आपको दिखाना है तो यहाँ अब लिख देंगे लाल। अब लाल रंग पसंद करने वाले विद्यार्थी संख्या कितनी है, 43 है। तब देखेंगे 40 और यहाँ 10 का अंतर है, थोड़ा अंतर जाएगा। तो ये करेंगे, यहाँ पर हम एक निशान लगाते हैं और एक निशान यहाँ लगाते हैं इसके द्वारा, और इसे नीचे से लाइन खींच देंगे ना। इसके खींचोगे सीधी आएगी, मैं हाथ से खींच रहा हूँ इसलिए टेढ़ी आ रही है ना। तो आयत में लाइन बिल्कुल सीधी आती है ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया डंडा लेके हो गया। ऐसे बनाना है, आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। फिर हरा 19 है तो 19 20 के नीचे आएगा ना ये, तो यहाँ इसके लिए रखेंगे और इसके सामने यहाँ पर हम पॉइंट करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट करेंगे। जितनी चौड़ाई इसके लिए इतनी चौड़ाई इसकी होना चाहिए। ये फिर स्केल से ऐसे लाइन खींच दो और इनको मिला दो ऐसा। फिर नीला 55 है, फिर 55 तो यहाँ आ जाएगा ना, तो यहाँ पर हम पॉइंट करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट करेंगे और इसको नीचे ऐसे मिला देंगे, लाइन खींच देंगे स्केल से, ठीक है, ऐसा इस प्रकार से। फिर 49 है तो ये 50 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना, इसलिए यहाँ बनाया नहीं था हमने, ठीक है। अब समझ गए ना कैसे बनाना है, आप बना सकते हैं। एक अलग कागज बना लेना और सीख लेना इसको। अब दंड आलेख की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद किया जाता है, इसको देख के हम बता सकते हैं ना। ये नीला सबसे बड़ा जा रहा है, क्या लिख दिया, नीला रंग। कौन सा रंग सबसे कम पसंद किया जाता है, जो सबसे कम है कौन सा है, ये हरा रंग है। और कुल कितने रंग हैं वे क्या हैं। अब कुल कितने रंग हैं, 1 2 3 4 5 रंग हमने लिख दिया है। वे क्या हैं, मैंने उनके नाम लिख सकते हैं नीचे, यहाँ नाम लिख देंगे आप आगे, लाल हरा पीला नारंगी, आप ये लिख देना है, ठीक है। चलिए अब आगे जो है चौथा प्रश्न है, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा हल कीजिए, है ना। 43 गुणित 99 है, तो एक न्यूनेन मतलब 43 में से हमने एक कम करा, कितना गया, 42, ये लिख दिया। और इस 42 को 99 में से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 99 में से 42 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 57, है ना। कितना बचेगा, 57। तो यहाँ लिखेंगे हम 57, है ना। ये यहाँ पर कितना जाएगा, 57। यहाँ पर 42 घटाएंगे ये, ठीक है। तो 43 में
जब हमने क्या करा, देखिए इसको यहाँ एक बार और समझाता हूँ मैं। ये एक न्यूनन पूर्व विधि में क्या करते हैं, एक न्यून मतलब कम करना है, 43 में से एक कम कितना हो गया 42, ऐसा। इस 42 को 99 में से हमने माइनस किया है ना, ये माइनस किया तो ये आ जाता है 57, ये हमने यहाँ लिख दिया 57, ठीक है। अब दोनों को मिला दिया, बस उत्तर हो गया 4257, हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बस ये कहलाती है एक न्यूनन पूर्वनिधि विधि, ये गुणांक काम आती है। और इसमें एक प्रतिबंध है, मतलब लिमिट है, वो ये है कि इसमें सिर्फ 9 से बनी संख्या है ना, सिर्फ 9, जैसे 99, 999, 9999, इस प्रकार संख्या आती है, उससे गुणा करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के साथ में हमारा जो ब्रिज कोर्स है यानी n-1 है, उसके गणित की सारी वर्कशीट हमने हल कर दी है। ये लास्ट वीडियो है। इसके पहले की यदि वर्कशीट का हल आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से उसे आप देख सकते हैं। और सारी न्यू बुक की भी हमने जिसमें चेंज हुआ है ना, जिसमें चेंज हुआ है वो सारी वर्कशीट डबल से हमने वीडियो बना करके डाल दी है ना। कुछ वर्कशीटों में चेंज है और कुछ में नहीं है, जिसमें नहीं है तो उसके लिए हमने नए वीडियो नहीं बनाए हैं। लास्ट ईयर की जो हमारी वीडियो बने हुए हैं उनको आप देखें और सीखें। और इस वर्ष की जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वह इसी पर आधारित होगी, इसी ब्रिज कोर्स पर आधारित होगी, इसलिए इसको आप देखें, समझें, सीखें और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ में आज का हम जो ब्रिज कोर्स यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका हल कैसे करें, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको क्रमशः देता रहूँगा। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।